बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स का हमने जो फार्मेसी में डेफिनेशन पढ़ा था वो एक लाइन वाला डेफिनेशन वो भी आ जाएगा। लेकिन मुझे जो सबसे बात अच्छी लगी वो इसका स्टार्ट में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है फार्मास्यूटिक्स का, कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कवर करता है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरियाज। वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरियाज यानी इसमें एक सब्जेक्ट नहीं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने बायो फार्मास्यूटिक्स, अभी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा था, वो भी सूटिक्स के अंदर आ रहा है। दूसरी तरफ इसमें जब आप ड्रग बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उसको साफ करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, और उसको बाद में आप एक पैकेज, एक खास डोजेज फॉर्म देते हैं, वो भी इसके अंदर आ रहा है। तो बहरहाल ये एक अच्छा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी उसके अंदर, वो ये भी उसके अंदर आ रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि डोजेज फॉर्म या ड्रग्स किन किन चीज़ों से कंटामिनेट हो जाता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है। सो दैट इज वाई फार्मास्यूटिक्स जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? That are all associated with steps that bring the drug towards end of the development। यानी फार्मास्यूटिक्स का मेन काम ये है कि ये ड्रग को उसके आखिरी स्टेज तक पहुंचा देता है। एंड ऑफ द डेवलपमेंट मतलब वो कैसे? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। आपके पास पाउडर है, ये कोई पाउडर है, आपने किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया या आपने लैब में इसको बना लिया, आपने देखा कि इसके अंदर एक्टिविटी है, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि आया ये सॉल्युबल है या नहीं है। अगर ये सॉल्युबल है पानी में, तो और किस किस चीज में सॉल्युबल है? अगर ये सॉल्युबल है तो कितना सॉल्युबल है, मतलब कितना अमाउंट, 1 ग्राम सॉल्युबल है, 2 ग्राम, 2 मिलीग्राम, ये चेक किया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि ये किस पीएच पे सही काम कर सकते हैं, पीएच इसका डिटरमाइन किया जाता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि ये किन किन चीजों के साथ इंटरेक्ट करके खराब हो सकते हैं। मतलब आगे जाकर आप ये टेबलेट देखेंगे, उसमें हम और भी चीजें ऐड करते हैं एक्सीपियंट्स के नाम से। एक्सीपियंट्स उनमें से हम देखते हैं कि किस किस चीज के साथ ये इंटरेक्ट करता है, खराब तो नहीं करते हैं। अच्छा, आगे फिर मजीद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा फ्लेवर हम डाल देते हैं, उसकी जरूरत है या नहीं है फ्लेवर। और फिर हम देखते हैं कि इनके जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हम बाद में बनाते हैं, पाउडर के थोड़े थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स हम बनाते हैं, क्या वो अच्छे तरीके से फ्लो कर सकते हैं या नहीं, बह सकते हैं कि नहीं। और इन तमाम स्टेजेस के बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि जब कारखाने में आप इसका एक टैबलेट बनाते हैं, तो उसको वहां पर कंप्रेस किया जाता है। सपोज इस तरह का एक डाई होता है, डाई, इसके अंदर हम पाउडर को डाल देते हैं, पाउडर को फिर और नीचे से ऊपर और नीचे से इसको दबाया जाता है बीच में, ताकि वो टैबलेट बन जाए। इस दौरान भी काफी मसले आ सकते हैं कि क्या वो पाउडर उस डाई के दीवार के साथ चिमक चिमट तो नहीं रहा। तो इन तमाम चीजों को एक तो हम स्टडी करते हैं, फिर उनको अप्रूव कर लेते हैं। आखिरकार आखिरकार फाइनली आपको एक डोजेज फॉर्म मिल जाता है टैबलेट की शक्ल में, या आपका टैबलेट बन जाता है, और यही टैबलेट आपका डोजेज फॉर्म है। ये आपका डोजेज फॉर्म है। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक टैबलेट का बताया कि इसकी शुरुआत हम एक पाउडर से करते हैं, और फिर बीच में कितने सारे स्टेप्स चेक करते हैं, हर स्टेप पर मसले मसाइल आते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं, आखिरकार वो एक डोजेज फॉर्म है। तो इतनी सारी की सारी चीजें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है,
ये सारे के सारे स्टेप्स ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर आ जाते हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ एक डोजेज फॉर्म का आप लोगों के लिए कराया। इसी तरह जब आप सिरप बनाते हैं, सिरप पे भी इसी तरह से ख्याल करने पड़ते हैं, स्टेप्स होते हैं। इसी तरह जब आप इमल्जन बनाते हैं, इमल्जन भी एक डोजेज फॉर्म है। आप सस्पेंशन बनाते हैं, आप कैप्सूल बनाते हैं, आप इंजेक्शंस बनाते हैं। हर डोजेज फॉर्म, एक तो आपको डेफिनेशन समझ आएगा डोजेज फॉर्म क्या है। ड्रग का वो शक्ल जिसमें इसको मरीज को दिया जा सकता है। मतलब ये देखो, शुरू में आपके पास यहाँ पे जो पाउडर था, ये इस वक्त आप मरीज को एज सच आप नहीं दे सकते थे। तो फिर आपने उसको एक खास शक्ल दे दी, टेबलेट का शक्ल दे, तो टेबलेट आपका डोजेज फॉर्म हो गया। हालांकि पाउडर खुद भी एक डोजेज फॉर्म है, लेकिन जब आप पाउडर से टेबलेट बनाएंगे तो टेबलेट आपका डोजेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। सो ये था फार्मास्यूटिक्स का एक लेंथी डेफिनेशन, जो आज से आपको मतलब ये पता चल गया कि ये सिर्फ डोजेज फॉर्म की स्टडी को नहीं कहते। सिर्फ हमने जो सुना था वो था सिर्फ डोजेज फॉर्म के, डोजेज फॉर्म के सुना। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा देख रहा, डिस्कवरी, कलर चेंज करता हूँ उसका। डिस्कवरी, डिस्कवरी और सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। या तो आपने ड्रग डिस्कवर किया है, फिर आप या तो आपने इसको सिंथेसाइज किया है। अब देखो, उसका निकालना, आइसोलेट करना, इसकी टेस्टिंग करना, ड्रग की फिर आप टेस्टिंग भी करते हैं कि अगर टेबलेट है तो ये जब टूटता है तो कैसे टूटता है, ये कितना सख्त है, कितना नरम है, ये कितने टाइम में वो रिलीज करता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे टेस्टिंग भी, जो भी डोजेज फॉर्म वगैरह उसकी टेस्टिंग भी इसी के अंदर होती है। प्यूरिफिकेशन भी आप करते हैं, ज़ाहिर आपके ड्रग डोजेज फॉर्म या ड्रग आप बनाते हैं उसके अंदर कोई अनवांटेड सब्सटेंस है जो आपको नहीं चाहिए, उसे अलग करना पड़ता है। तो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब देखो, अब इसका फार्मास्यूटिक्स का एक शॉर्टकट डेफिनेशन अगर आप देखें ना, ये एक शॉर्टकट डेफिनेशन है। अगर आप किसी से बहुत तंग है, खाली बता दें, कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मेडिसिन। आप ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस इसको क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स। तो इसके अंदर भी वो सब के सब आ जाता है। अब ड्रग तो कुछ भी हो सकता है, हमने ड्रग का डेफिनेशन पढ़ा था। मेडिसिन की जब बात आती है, उसका मतलब ये है कि अब उस ड्रग को एक खास डोजेज फॉर्म मिल गया है, जिसमें आप इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, उस डोजेज फॉर्म को। ठीक है। अब ड्रग को भी तो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन का मतलब यह है कि आपने उसको एक खास ऐसा शक्ल दे दिया है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मरीज को भी अच्छे अंदाज से आप खिला सकते हैं। सो ये देखो, मेडिसिन को जरा देखिए, नीचे क्या लिखा है, मेडिसिन आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जब आप ड्रग मरीज की तरफ लेके जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फिर उस ड्रग की डिलीवरी का जो सिस्टम है वो भी डोजेज फॉर्म में आता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो टेबलेट क्या है, टेबलेट आप मरीज को क्यों देते हैं, वो आपके ड्रग को डिलीवर करता है पेशेंट के बॉडी में, वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। इंजेक्शन क्या है, वो ड्रग को डिलीवर करता है बॉडी के अंदर, तो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो इंजेक्शन, टेबलेट, सिरप, ये आपकी मेडिसिन हो गए। ठीक है, ये आपके मेडिसिन हो गए। यानी जब आप ड्रग को प्रॉपर डोजेज फॉर्म देते हैं, प्रॉपर डोजेज फॉर्म जब आप किसी ड्रग को देते हैं, तो उसको फिर हम मेडिसिन कहते हैं। ये हो गया। अब फार्मास्यूटिक्स में ये भी डेफिनेशन है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर। डिजाइन का मतलब क्या है, किसी ड्रग को तैयार करने से पहले, किसी ड्रग को, ड्रग या डोजेज फॉर्म कोई भी हो, को तैयार करने से पहले, करने से पहले जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं डिजाइन। कि भाई मेरे पास ये पाउडर है, इसको अगर हम टेबलेट में ले जाना चाहेंगे तो उसको फिर डिजाइन कैसे करेंगे, पहले सोचना पड़ता है कि आया ये टेबलेट के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये किस किस एक्सिपिएंट के साथ सूटेबल होगा, किस किस एक्सिपिएंट के साथ मैच करेगा।
और क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट पे पूरा पूरा उतरेगा या नहीं। तो बनाने से पहले उसका पूरा प्रोफाइल चेक किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिजाइन। तो हम डिजाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं डोजेज फॉर्म की, इन दोनों चीजों। ये भी आपका फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स। चलिए, ये आपके डेफिनेशन आ गए, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के पूरा कंसेप्ट आपके जहन में आ गया। अब देखो, अब हम इस सब्जेक्ट में आपको अक्सर आप दिखाई देंगे कि हम डोजेज फॉर्म को तैयार कर रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के डोजेज फॉर्म को। सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, इमल्जन है, टेबलेट है। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अब हम उसकी तरफ जाएंगे। अब आपको पता चल भी गया होगा कि फार्मेसी के अंदर फार्मास्यूटिक्स की क्या हैसियत है। मतलब ये बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है मेरे लिए। इसकी वजह यह है कि अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स एक बहुत ही फर्स्ट क्लास का ड्रग बना लेता है, फर्स्ट क्लास ड्रग, वो बेचारे ने 4 साल 5 साल लगाए, एक ड्रग डिस्कवर किया कि भाई फलाना पौधे के अंदर, फलाना प्लांट के अंदर ये चीज है, ये ड्रग मैंने निकाला, इसका ये असरात है, बड़ा अच्छा होगा। अब ये उसने बना ली, ये उसका ड्रग है। अब ये यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है। इस ड्रग को बहुत सारे स्टेजेस देखने हैं, इसको बहुत सारे स्टेजेस पास करने हैं। ये सबसे पहले तो एक तो पेशेंट है यहाँ पर, एक तो ये पेशेंट है। कुछ टेस्ट पेशेंट की बॉडी में पास करने पड़ते हैं और कुछ टेस्ट पेशेंट की बॉडी के बाहर पास करने पड़ते हैं। बाहर क्या से टेस्ट है? बाहर ये देखना पड़ता है कि ये जो ड्रग है, क्या ये सोलूबल है या नहीं है, और इसके साथ कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हम डाल सकते हैं। क्या इस ड्रग के, ये पानी के साथ वो इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा, पानी में ये खराब तो नहीं होता। और इसके अलावा बेस्ट डोजेज फॉर्म इसका क्या हो सकता है। बहुत सारे ड्रग्स हमारे पास नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका कोई खास शेप नहीं बनता। मतलब उसकी सोलिबिलिटी का इशू होता है, उसको आप कहीं भी डिजोल्व नहीं कर सकते। अक्सर डोजेज फॉर्म में हम लोग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेज पे उसको डिजोल्व करना पड़ता है, तो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है। वो ड्रग है, ऐसा ड्रग डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब भी मैंने जो अभी रिसर्च किया था यूरियास, मेरे कंपाउंड्स थे, थायूरियास, थायोयूरिया, ये मेरे कंपाउंड्स थे। इसमें से कंपाउंड्स थे कि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एन एच सी डबल बॉन्ड एस आ रहा था, इस तरह का। ठीक है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर सोलबिलिटी का इशू था, तो मैं बहुत परेशान था कि क्या करेंगे यार, ड्रग हमने बना लिया सोलबिलिटी का। तो फार्मास्यूटिक्स ने हमारी बहुत ज्यादा है इसमें हेल्प की हुई है। वही, परेशान मत होना, अगर इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी का इशू है तो हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि आपका जो ड्रग सोलबल नहीं है, ये भी अब सोलबल हो जाएगा। तो पहले तो बहुत बड़ा मसला था, लेकिन फार्मास्यूटिक्स ने हमारे लिए इतनी आसानियां बना दी कि अब हम किसी भी ड्रग को खास डोजेज फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ये किसकी वजह? ये फार्मास्यूटिक्स की वजह से। डिफरेंट किस्म के टेक्निक्स आ गए सोलबलाइजेशन की वजह से। तो अच्छा, ये कुछ ये टेस्ट होते हैं जो पेशेंट के बॉडी के बाहर उसको पास करने पड़ते हैं प्रॉपर डोजेज फॉर्म तक पहुंचने में। अच्छा, इसका आपने बहुत सारे स्टेजेस करके, एक स्टेज दो से पास करके आपने उसको दे दिया एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म। मुबारक हो, डोजेज फॉर्म आपने दे दिया। अब ये आपने इसको पेशेंट के बॉडी के अंदर डालना है। अब पेशेंट की बॉडी के फिर अलग से नखरे हैं। आपने ये डोजेज फॉर्म उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, अब वो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, फिर क्या करोगे? ले तो लिया, खा लिया, पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो 20% जा रहा है ब्लड के अंदर। फिर क्या करें? फिर आप मोहताज हो जाएंगे वापस किस चीज के? फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट आपका एक। नो वरी, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए मसला है। फार्मास्यूटिक्स वहां पर जाकर आपके ड्रग के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस लाएगा, आपके ड्रग
कि अंदर ऐसे ऐसी चीजों को ऐड करेगा आपका जो डोजेज फॉर्म है, कि वो बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाए, उसने उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा दी। यानी यानी हम फिर उसमें ऐसी चेंजेस कर लेते हैं ताकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन का इशू भी ना रहे। तो अच्छा, एब्जॉर्प्शन भी उसका कामयाब हुआ, लेकिन वो फिर बॉडी के अंदर जाकर वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं रहा है। और क्या करते हैं फिर उसके साथ हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, तो वहां पर भी फार्मास्यूटिक्स हमारी हेल्प करता है। फार्मास्यूटिक्स के साथ फिर यहाँ पर एक और चीज भी ऐड आ जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री भी इसके साथ इधर हेल्प के लिए आ जाती है। कि तैयार आपके आपके कंपाउंड में अगर ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप ये मसला कर रहा है, अगर आप इस ग्रुप की जगह ये ग्रुप डाल दोगे तो फिर ये इसका मेटाबॉलिज्म सेट हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन सेट हो जाएगा। तो फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री भी इसके साथ आ जाती है। सो आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि फार्मास्यूटिक्स में हम जो डोजेज फॉर्म बनाते हैं उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, एक इफेक्टिव डोज बनाते हैं, बहुत सारे स्टेजेस करने, बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है। तो आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स बताया जाता है ताकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाए। सो अब आप हम आ जाते हैं अपने पहले डोजेज फॉर्म की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या चीज है? Solution है mixture of two or more components that form single phase which is homogeneous down to the molecular level। ये डेफिनेशन है, आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने सॉल्यूशन सीख लिया तो सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन आसान हो जाए और इमल्जन भी आसान हो जाए। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को सही नहीं समझ पाओगे तो बाकी भी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ ये क्या मसला है यहाँ पर सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन में हम पहले तो एक सॉल्वेंट लेते हैं। ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट, फर्ज करते हैं ये सॉल्वेंट आपका वाटर है। वाटर है H2O। सॉल्वेंट के अंदर अब आप डालना चाहते हैं कोई और चीज, सपोज करते हैं आप इसके अंदर डालते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अपने अपने पार्टिकल्स होते हैं, ये आपका सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स नमक है, ठीक है, पार्टिकल्स। जो चीज आप डाल रहे हैं इस नियत से कि ये उसके अंदर फैल जाए, डिजॉल्व हो जाए, हल हो जाए, तो उस चीज का नाम होगा सॉल्यूट। उस चीज का नाम होगा सॉल्यूट। अक्सर सॉल्यूट सॉल्यूट अक्सर कम होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ये तो अपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को भी समझना है। आप नमक डाल देते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको नमक लिख लेता हूँ। चलो, ये नमक का एक टुकड़ा है, और ये नमक का दूसरा टुकड़ा है, ये नमक का तीसरा टुकड़ा है। आपने नमक डाल दिया। देखिए, इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है ये एक मिक्सचर है। दो चीजें आपने मिक्स की हुई है, लेकिन ये टू फेज है। टू फेज का मतलब क्या है? इस टू फेज का मतलब क्या है? इसमें सॉलिड भी नजर आ रहा है, सॉलिड अभी तक अपनी हालत में नजर आ रहा है, और लिक्विड भी उसमें उसमें एक तो लिक्विड है, लिक्विड हमें पता है, पहले से पता है कि लिक्विड है, और साथ उसके अंदर सॉलिड भी है। तो ये टू फेज सिस्टम है। जब तक ये टू फेज सिस्टम है, इधर सॉल्यूशन का लफ्ज आ ही नहीं सकता। मैं कांटा लगाता हूं, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन के लिए
इस सॉलिड का अपने आप को डिसॉल्व करना लाजमी है। मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैं आपके लिए सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा एक टुकड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ। ये सोडियम क्लोराइड का एक थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ। अगर आप इस बड़े टुकड़े के अंदर देखिए तो इसके अंदर छोटे छोटे सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स NaCl। हाँ देखो, एक NaCl, 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 NaCl। बहुत स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, वेरी स्मॉल यूनिट्स। मतलब सादा अल्फाज में मालिक्यूलर लेवल। नमक को तो मालिक्यूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को मालिक्यूल। अगर आप कोई दूसरा कंपाउंड ले तो फिर आप उसको मालिक्यूल कह सकते हैं। ग्लूकोज डालो, जो भी डालते हैं, ग्लूकोज या शुगर डालो, फिर सो मैं इधर लिखता हूँ मालिक्यूलर लेवल, मालिक्यूलर लेवल। हम एफएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि नमक NaCl मालिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आज फार्मेसी में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो फार्मूला यूनिट्स कह लिया जाता है, लेकिन आप आसानी के लिए समझिए कि छोटे छोटे यूनिट्स मालिक्यूल है। अब मैं इसको उस डब्बे के अंदर डाल देता हूँ, पानी के अंदर। ये मैं डाल देता हूँ। अब ये पानी है आपका, वाटर है। होता क्या है, यहाँ पर प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन, डिसॉल्व, 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 डिसॉल्व या डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है। डिसोल्यूशन में होता क्या है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़कर कुछ पार्टिकल्स यहाँ आ जाते हैं, कुछ यहाँ आ जाते हैं, कुछ यहाँ आ जाते हैं। मतलब ये भी देखो, ये देखो, एक पार्टिकल इधर आया, एक छोटा पार्टिकल इधर आया, पार्टिकल 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 पार्टिकल। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ये फैल जाते हैं, उस सॉलिड के अंदर फैल जाता है। अब मैं ये पूरा जो बड़ा सा पार्टिकल है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सारा का सारा जो है, ये क्या हुआ, ये फैल गया यहाँ पर। अब ये आपका, यस। अब जो डायग्राम है इसमें सॉल्यूट मुकम्मल तौर पर सोल्यूशन वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए। अब आपको पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। हाँ, वो अलग बात है। मैं इस वक्त आपको समझाने की खातिर मैंने डॉट्स लिखे हुए हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स को समझाने की खातिर, एज अ स्टडी पर्पस। हकीकत में इन पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते हैं, ये इतनी छोटी छोटी होकर के डिसॉल्व हो जाएंगे कि आपको नजर भी नहीं आएंगे। अब आपके पास फेज क्या हुआ, फेज टू फेज है ना। अब ये सिंगल फेज बना, अब ये क्या है, सिंगल फेज। सिंगल फेज में पार्टिकल्स का साइज वेरी 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 स्मॉल होता है। पार्टिकल साइज, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं सस्पेंशन और इमल्जन में जाऊंगा, उधर भी आपको इसी तरह का ही कुछ पिक्चर नजर आएगा, लेकिन मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा पार्टिकल साइज से। पार्टिकल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका पार्टिकल साइज वेरी वेरी स्मॉल होगा। इस केस में ये बिल्कुल वन फेज बनाएगा, सिंगल फेज। अब इसे कहते हैं सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। यानी अगर आप इसमें से एक पार्टिकल उठाएंगे ना, यहां से एक पार्टिकल अगर आप उठाएंगे, तो वो एक NaCl होगा, या फिर थोड़ा और डिटेल में वो होगा सोडियम आयन जिस पर प्लस का चार्ज होगा, क्लोराइन आयन जिस पर माइनस का चार्ज। एक एक पार्टिकल एक आयन। ये तो था नमक का। मैंने जिस आपको नमक का सोल्यूशन बताया, अब मैं आपको एक और सोल्यूशन का भी यहाँ पर बता देता हूँ।
आप बिल्कुल इसी तरह से वाटर लेके वाटर लेके आप इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं? चीनी डाल सकते हैं, चीनी है। आप चीनी ऐड करोगे, फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? चीनी के अंदर भी अ, उसके बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। कुछ पार्टिकल इस तरफ आएंगे, कुछ इस तरफ आ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो मैं अब फिर से यहाँ पर यह डायग्राम मिटाऊंगा। अब आप जरा देखना कि इधर क्या तरतीब होगा। इधर ये देखो, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये ग्लूकोज के आ जाएंगे, शुगर के। ये, अब ये सोल्यूशन किस चीज का हो जाएगा? ये भी सिंगल फेज हो जाएगा, सिंगल फेज। आप खुद एक तजर्बा करते हैं, चीनी को पानी में डाल देते हैं, उसको थोड़ा हिला देते हैं। आप देखो ना, चीनी शुरू में नजर आता था, बाद में चीनी गायब हो गया। जरा सोचो तो सही, चीनी किधर गया? वो चीनी गायब नहीं हुआ है, चीनी ने अपने आप को तोड़ दिया, डिजोल्व कर दिया। छोटी छोटी जो उसके चीनी के ग्लूकोज के मालिक्यूल है, ग्लूकोज का एक मालिक्यूल है C6H12O6। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल उठाऊं ना, तो वो एक पार्टिकल दरअसल ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उस बीकर के अंदर फैल जाएंगे। फिर से आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, पार्टिकल का साइज। अगर किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज छोटे, बहुत ज्यादा छोटे नहीं हुए थे, कुछ बड़े साइज के हो गए, क्या कुछ बड़े साइज के अगर हो गए, अगर मैं इधर लिखता हूं, अगर कुछ बड़े साइज के हो गए, सॉल्यूशन के लिए भी पार्टिकल का अपना साइज लिमिट है, सस्पेंशन के लिए अपना साइज लिमिट है, इमर्जन के लिए अपना साइज लिमिट है। हम आपको साथ बताएंगे साइज। लेकिन देखो, अगर ये कुछ बड़े साइज के हो, फिर आप उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। अगर कुछ बड़े साइज के हो जाए, फिर आप उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं, सॉल्यूशन आप नहीं कह सकते। फिर उसको उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। ये ये जस्ट अभी शुरुआत है आपको, ठीक है, कि पार्टिकल साइज कितना इंपॉर्टेंट है, उसका डिजॉल्व होना है और फिर उसमें गायब होना है। ठीक है। सो अब एक सॉल्यूशन के हवाले से एक लफ्ज है, एक लफ्ज है, वो क्या लिखा होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स अगर आप सॉल्यूशन में डालोगे तो बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या मतलब है? यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने, ये वाटर है, कि बीकर के एक कॉर्नर में ड्रग ज्यादा होंगे, दरमियान में दरमियाना, और इस कॉर्नर में बिल्कुल कम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो ड्रग है, ये सॉल्यूशन में बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह पर। इनकी इनकी तादाद, इनकी अमाउंट बिल्कुल मतवाजी होगा, एक जैसा होगा। इस तरह डायग्राम इसके लिए बड़ा अच्छा होगा। अब ये फिर से वाटर है। अभी देखना, जस्ट आपको समझाने क्या आता है। अगर इस कॉर्नर में यहाँ पर चार मॉलिक्यूल है, तो दरमियान में भी चार होंगे और इधर भी चार होंगे। यानी आप बीकर से जहां से भी अगर आप बीकर के इस इलाके से
सपोज करते हैं आप इस इलाके से 1 ml उठा लेते हैं, इस इलाके से आप, सपोज एक ये इलाका, यहां से आपने 1 ml पानी, 1 ml सोल्यूशन उठाया, और आपने एक और इलाका चूज किया, यहां से भी आपने इधर से भी आपने 1 ml सोल्यूशन उठा लिया। तो इस 1 ml सोल्यूशन में अगर 2 मिलीग्राम ड्रग इधर आया हुआ है, तो इस वाले में भी 2 मिलीग्राम ड्रग आया हुआ। आप यूनिफॉर्म डोज उठा रहे हैं, आप यूनिफॉर्म डोज उठा रहे हैं, इसका आप उठाते हैं। यही वजह है कि जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन, जैसे मैंने कहा ना सस्पेंशन, सस्पेंशन में कभी कभी क्या होता है, उसमें जो ड्रग है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो बैठ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। सपोज ये आपका बॉटल है, इसमें सस्पेंशन नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर क्या है, ऊपर आपका कोई सॉल्वेंट है। तो आपने इसको हिलाया नहीं है, अगर आप इसको नहीं हिलाओगे और स्पून में से थोड़ा सिरप डाल दोगे, तो आपका जो स्पून है उसके अंदर ड्रग तो नहीं जाएगा। हो सकता है एक स्पून में कम ड्रग जाए, दूसरे वाले स्पून में ज्यादा ड्रग चला जाए। ये पेशेंट के लिए नुकसान है। ये डोज नॉन यूनिफॉर्मिटी, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी, हिलाता है ये, फार्मासिस्ट बिल्कुल लाइक नहीं करता। ये एक किस्म का डोज एरर होगा, डोज एरर। जो डोज आपने पेशेंट को देना था शायद वो डोज ना जाए, इसीलिए सस्पेंशन को शेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शेक। क्यों शेक करते हैं? ताकि उसके अंदर ड्रग सारे के सारे फैल जाए, हर तरफ फैल जाए, और फिर जितना भी आप हर 5 ml उठाएंगे उसमें ड्रग की अमाउंट सेम होगी, हर 5 ml उसमें ड्रग की अमाउंट। तो ये यूनिफॉर्मिटी का एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ये बात बाकी डोजेज फॉर्म में भी हम इसका खातर करेंगे। ठीक है। अब देखो, इससे क्या हुआ कि जब आप टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट में भी बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं कि ऐसा ना हो एक टेबलेट में ड्रग ज्यादा आ जाए, दूसरे टेबलेट में ड्रग कम आ जाए। तो वहां पर भी यूनिफॉर्मिटी का बहुत ख्याल रखा जाए। अगर आज आपको यूनिफॉर्मिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ आया, तो फिर आपके जहन में हर डोजेज फॉर्म के लिए आपके जहन में ये बात रहेगी कि मैंने इसमें यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करनी है और कब कब कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोलूबल लिखा हुआ है और डिजोल्व लिखा हुआ है। ये बातें डिस्कस हो गई, आपने जैसे डाला वो सोलुबल हुआ या डिजॉल्व हुआ, तो एक ही चीज है, सोलुबल या डिजॉल्व। सोलबिलिटी के लिए वैल्यूज आती है हर चीज की, कि भाई फलाना चीज 2 मिलीग्राम डिजॉल्व होता है 1 ml में। एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि फलाना चीज 1 ml पानी में कितना डिजॉल्व होता है, तो वो बताए 2 मिलीग्राम। तो ये उसकी सोलबिलिटी हो जाएगी। अब आप जब भी 1 ml लोगे तो उसमें 2 मिलीग्राम ही डिजॉल्व होगा, 2 मिलीग्राम से ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। अगर दूसरा चीज है उसकी सोलिबिलिटी 0.1 मिलीग्राम है, 0.1 मिलीग्राम है 1 ml में, तो इस चीज की सोलिबिलिटी 0.1 मिलीग्राम से नहीं बढ़ेगी, 1 ml में 0.1 मिलीग्राम ही डिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा और डाल दिया फिर वो डिजॉल्व नहीं, वो बैठ जाएगा। इनके दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है। हर ड्रग अपना उस इक्विलिब्रियम में पहुंचकर उस अमाउंट में डिजॉल्व हो जाता है, मजीद डिजॉल्व नहीं होता। तो ये सोलबिलिटी के साथ हर ड्रग की सोलबिलिटी का वैल्यूज आती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज है मिसिबल एंड मिसिबिलिटी। मिसिबल, सोलबिलिटी में आप लोग सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? सॉलिड और लिक्विड के बारे में। मैं लिख लेता हूं, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में सोलबल का लफ्ज इस्तेमाल करते थे जब आपके पास दोनों गैसेस हो, यानी आपका सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट,
दोनों गैसेस हो, फिर अगर वो एक दूसरे के अंदर हल होते हैं तो फिर उनके लिए मिससिबल का लफ्ज इस्तेमाल करें। सोलुबल का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। फलाना गैस, फलाना गैस के अंदर सोलुबल होता है, ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता। बोले फलाना गैस में मिससिबल है। इसी तरह अगर दोनों लिक्विड्स हो, यानी आपका सॉल्यूट, सॉल्यूट भी लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट वो भी लिक्विड है, अगर वो दोनों, फिर अगर वो एक दूसरे के अंदर हल होते तो हम बोलते मिससिबल। और अगर हल नहीं होते थे हम कहेंगे इमिसिबल। क्या बोलेंगे? इमिसिबल। इमिसिबल। आपने फार्मेसी में देखा होगा मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड। ऑयल पानी के अंदर सॉल्युबल है, अच्छा निकलता। ऑयल पानी के अंदर इमिसिबल है, मिसिबल नहीं है, इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अल्फाज भी आपके यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए। अब हम आते हैं किसकी तरफ? ओरल सॉल्यूशंस की तरफ आप आ जाते हैं। ओरल सॉल्यूशंस मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो ओरली दिया जाता है। इसका जरा डेफिनेशन देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में सॉल्यूशन का एक अच्छा खासा साफ सुथरा पिक्चर आपके जहन में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम अपने ड्रग्स को कब कब सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान आते हैं। लिक्विड प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका डेफिनेशन है, मतलब ओरल बाय माउथ पीने के लिए है, ये लिक्विड प्रिपरेशंस है जिनके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे। आपका कोई लिक्विड है, आप दो भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं, जिसमें फ्लेवरिंग एजेंट होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है, स्वीटनिंग एजेंट होगा या नहीं होगा, कलरिंग एजेंट होगा या नहीं वो जरूरी नहीं है। यानी फ्लेवर के साथ भी सॉल्यूशन कहलाएगा, फ्लेवर की गैर मौजूदगी में भी उसको सॉल्यूशन कहा जाएगा। स्वीटनिंग एजेंट के अगर है तभी भी सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तभी भी सॉल्यूशन है, ठीक है। डिजॉल्व इन वाटर मतलब ये जो आपने, आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं अगर आप इसको पानी में डिजॉल्व करोगे तो फिर इसका नाम होगा ओरल सॉल्यूशन। अगर पानी में वो चीज डिजॉल्व नहीं हो रहा है, सपोज हर चीज तो डिजॉल्व नहीं होता, कुछ चीजें डिजॉल्व हो जाती, कुछ नहीं होती। अगर वो बाज अवत डिजॉल्व नहीं हो रहा तो उसके साथ हम एक और सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है को सॉल्वेंट। सपोज ये आपके पास पानी है, पानी, इधर आपके पास कोई सॉल्यूट है, वो आपने डाल दिया, लेकिन वो पार्शल, पार्शल का मतलब है थोड़ा सोलुबल है, सोलबिलिटी मजीद वो सोलबल नहीं हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए को सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। को सॉल्वेंट फिर एक दूसरा सॉल्वेंट होता है जो पानी के साथ या किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ मिलके उस चीज को डिसॉल्व कर लेते हैं, उसकी सोलिडिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे इथेनॉल, कुछ अल्कोहल होते हैं, अगर आप उसको पानी के साथ मिक्स करोगे तो फिर वो चीज जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट समझ आया को सॉल्वेंट क्या है? अगर किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा तो उस सॉल्वेंट के साथ दूसरा सॉल्वेंट मिक्स किया जाता है ताकि अब ये डिजॉल्व, ताकि इसके अंदर अब सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। ओरल सॉल्यूशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इसकी सबसे पहले एडवांटेज होमोजेनाइजेशन है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप सॉल्यूशन सॉल्यूशन जब आप लेते हैं, सॉल्यूशन अक्सर ऐसा होता है कि उसको शेक करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा शेक किया करें, शेक सस्पेंशन के लिए बहुत लाजमी है। लेकिन सॉल्यूशन में वो आपका जो सॉल्यूट है वो ज्यादा देर तक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। आप मैं आपको मिसाल बताता हूँ। आप नमक को पानी में डाल दें, सॉल्यूशन तो बन जाएगा, वो नमक पानी में बैठेगा नहीं ज्यादा देर तक, वो बिल्कुल आप उसको शेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये होमोजेनाइज हो जाएंगे, हर तरफ उसका डोज यूनिफॉर्म होगा, आप जिधर से भी पिक करोगे डोज सेम आ रहा होगा। इसका मैं आपको एक और भी अच्छा मिसाल बताता हूँ। सपोज ये बॉटल है,
इसके अंदर 5 ml है, 5 ml है। जब आप इससे 1 ml सुबह के वक्त उठाएंगे, 1 ml, इसके अंदर 2 मिलीग्राम ड्रग आएगा। सब फर्ज करते हैं, वो फार्मासिस्ट ने बनाया है ऐसा, ये कि भाई आप जब भी 1 ml उठाओगे तो उसमें 2 मिलीग्राम। आपकी मेडिकल स्टोर में आप सिरप खोल लो ना, उसके कोई सिरप सस्पेंशन, आप उसके डब्बे पे देखते हो तो लिखा हुआ ईच स्पून कंटेन, या ईच 5 ml कंटेन इतना मिलीग्राम, ऐसे कहा ना था। वो ये कह रहा है, अगर आपने 1 ml उठाया, उसके अंदर 2 मिलीग्राम ड्रग है। फिर दोपहर को फिर से आपने क्या किया, आपने फिर से यहाँ से 1 ml उठाया, 1 ml उठाया, फिर दोपहर को मैंने उठाया, उसके अंदर वही 2 मिलीग्राम आएगी। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग वेरी स्पेशल। वो उतना ही ड्रग उसमें आएगा, 2 मिलीग्राम ही आएगा। आप 1 ml उठाओगे, उसमें 100% 2 मिलीग्राम ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब फिर शाम को फिर आप 1 ml उठाते हैं, 2 मिलीग्राम, फिर अगली सुबह 1 ml, मतलब ये 5 के 5 ml आप खर्च करोगे ना, तो हर ml में 2 2 मिलीग्राम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह जो 1 ml आपने उठाया था उसमें 2 मिलीग्राम आया था, फिर दोपहर को जो आपने 1 ml उठाया था उसमें 3 मिलीग्राम, ऐसा नहीं हो सकता। वो डोज नॉन यूनिफॉर्मिटी लाएगा, जो हम कभी पसंद नहीं करते, ना हम मरीज को देते हैं। अच्छा, ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये है कि इजियर टू स्वेलो, इसे बड़े आराम से आप दे सकते हो, स्वेलो कर सकते हो, पी सकते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। डिसएडवांटेज क्या है और सॉल्यूशंस के, भाई इसका सबसे वजनी है, हैवी, बहुत जगह पकड़ लेता है, बहुत ज्यादा जगह पकड़ लेता है। मतलब शीशे हैं, बॉटल्स है, वजनी है, खर्चा भी ज्यादा आता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, भाई वजनी चीजें हैं, लेकिन टूटने के चांसेस भी है। लेकिन उसके बगल में अगर टेबलेट देखो, टेबलेट कितना हल्का है, वो जगह भी कम गिरता है और खर्चा भी उस पर कम आता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। बल्क, बल्क में ज्यादा होता है सोल्यूशन, जब आप बनाते हैं उसके बल्कियर होते हैं, बड़े बड़े उसके कंटेनर होते हैं, या शीशे होते हैं, वजनी होते हैं। और दूसरी बात ये है, अनस्टेबल एंड डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। सॉल्यूशन के अंदर ड्रग अनस्टेबल होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पानी के साथ, पानी प्लस ड्रग, अक्सर औकात तो ड्रग पानी में खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, उसका असर खत्म हो जाता है। ये हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर में कुछ एंटीबायोटिक जो है वो पाउडर की शक्ल में देते हैं, पाउडर की शक्ल में होते हैं। कहते हैं यार इसको जब मरीज को देते हैं, बस उस वक्त उसको पानी में डाल दो, बेशक फिर मसला नहीं है, ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा देर तक अगर पानी में रहा, फिर ड्रग खराब हो जाएगा। तो ये मसला हो सकता है, सोल्यूशन में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ड्रग डिग्रेड हो जाते हैं पानी के साथ। पानी बहुत रिएक्टिव है, मतलब इतना भी रिएक्टिव नहीं कि वेरी हाईली रिएक्टिव। पानी हाइड्रोलाइज करेगा, इन कंपाउंड्स को खराब कर देगा। बट कुछ ऐसे हैं कि वो पानी में खराब नहीं होते, लेकिन ये पर्स। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपने एक चीज ए डाला हुआ है, आपने सोल्यूशन में एक और चीज बी डाला, बी डाला हुआ है, आपने सी भी डाला हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें। अगर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर खराब हो जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के साथ करना पड़ता है कि यार जो चीजें हम आपस में मिला रहे हैं वो एक दूसरे के साथ चलते हैं कि नहीं। बल्कि एक अच्छा लफ्ज मैं बताऊंगा कि जब चीजें आपस में मिलजुल के चलें, कंपैटिबल, कंपैटिबल, यार कंपेटेबल है कि नहीं है, मतलब साथ साथ रह सकते हैं कि नहीं। अगर वो रिएक्ट करेगा उसके साथ तो वो कहते हैं नॉन कंपेटेबल, अनकंपेटेबल उसको बोलेंगे।
अच्छा, अब ये कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है, मुझे अभी ये इसके रिव्यू बुक से मुझे मिला, ये मैंने कहा। 7 किस्म के पानी है। एक तो आम पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल, जो आप ट्यूबवेल से निकाल देते हैं, वो वाला पानी है। उसका जिक्र इसमें था ही नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी, ये पता है यूएसपी क्या है? ये बुक है। इसमें जिस जो जो मुल्क बुक बना लेता है, उसमें स्टैंडर्ड लिखा होता है, भाई फलाना ड्रग अगर बनाना है तो आपने इतना वजन में इतना बनाना है, बात खत्म, बस। दिस इज दीज आर द बुक्स, जिसमें मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म बनाने के लिए रूल्स लिखे होते हैं कि भाई इतना बनाना है, इस कंडीशन में बनाना है, ऐसा बनाना है। ये बुक्स होते हैं, ठीक है। एनएफ, नेशनल फार्मूलरी, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, कुछ मशहूर नाम है, ठीक है। 7 किस्म के पानी है। एक का नाम है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर वो है जो आपको डिस्टिलेशन से मिले, डिस्टिल करके। ये हम लोग जब काम कर रहे थे अपने लैब में, उधर हम लोग डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते थे, ठीक है। डिस्टिलेशन अपरेटस होता था, उसमें डिस्टिल होकर के मिल जाता। सो डिस्टिल वाटर, ये इसका दूसरा तरीका है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज से भी आप ऐसा ही पानी बनाते हैं जैसे आप डिस्टिल वाटर से कर लेते हैं, आयन एक्सचेंज में, ठीक है। या है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं आर ओ वाटर, आर ओ। ये भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ लैब के दौरान। कहीं पर आर ओ वाटर इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये साफ पानी होता है। इसके अंदर जो बाकी सॉलिड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बाकी सॉलिड्स बहुत कम होते हैं। ये देखो, लेस देन 10 ppm सॉलिड्स। अगर आप आम ट्यूबवेल वाला पानी उठाएंगे ना, तो ट्यूबवेल वाले पानी में पानी तो है, उसमें पानी तो है H2O, पर उसके अंदर मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स है पानी के अंदर। पानी के अंदर सॉलिड्स है। जो पानी आपको मिलता है ट्यूबवेल, उसमें तो बहुत सारा सॉलिड है। ये अलग बात है कि मैं हम और आप पीते हैं, हमें नजर नहीं आता कि वो सोल्यूशन में है, डिजोल्व है उसमें। तो ये जो डिस्टिलेशन है, या आयन एक्सचेंज है, या रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये ऐसे डिवाइस है जो इनके अंदर ये सॉलिड को सेपरेट करते हैं, बहुत कम रह जाते हैं, बहुत कम। यानी 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन से भी कम अगर आएंगे, तो फिर प्यूरिफाइड वाटर होगा, ठीक है। इसका पीएच 5 से 7 होगा। और ये प्रिस्क्रिप्शन, जब आप दवाई बनाते हैं, बनाते वक्त प्रिस्क्रिप्शन को आप इसको इसके साथ मिक्स करते हैं, सफाई करते हैं ड्रग्स की, या सिंथेसिस के दौरान आप ड्रग की सफाई करते हैं। मैं खुद जब ड्रग मैंने बना लिया अपना कंपाउंड, मुझे मिल गया, फिर उसको साफ करने के लिए मैं उसके ऊपर डिस्टिल वाटर डाल देता था, डिस्टिल वाटर से वो बिल्कुल साफ हो जाता था। सो बहरहाल ये प्यूरिफाइड वाटर हुआ, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए और फिनिश्ड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म का पानी हुआ। दूसरा है वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको भी हम डिस्टिलेशन से ही बनाते हैं या रिवर्स ऑस्मोसिस से बनाते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस एक बाकायदा टेक्निक है, आपने उसके अंदर अब नहीं जाना कि क्या है, बस ये समझो एक तरीका है जो पानी को साफ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या आयन एक्सचेंज। इसमें एक शर्त है, इसमें पायरोजिन नहीं होंगे। पायरोजिन का मतलब क्या है? पायरोजिन हर वो सब्सटेंस जो पायरेक्सिया काज करते हैं, बुखार काज करता हो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन काज करता हो, पायरोजिन नहीं होना चाहिए। वाटर फॉर इंजेक्शन में ये एक शर्त आ गया, फ्री ऑफ पायरोजिन। पायरोजन नहीं होना चाहिए वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पेरेंटल सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस। जब आप पेरेंटल सॉल्यूशंस बना रहे होते, पेरेंटल पेरेंटल आपको पता है क्या है? तो पेरेंटल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में हम वाटर फॉर इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। ये हम बिल्कुल साफ करते हैं, लेकिन इसको देखो, ये स्टेरिलाइज्ड है। अगर आप पानी से उसको स्टीराइल करते हैं, हीट देकर उसके अंदर जो भी माइक्रोब सारे के सारे मार देते हैं, स्टीरिलाइज करके, स्टेरिलाइज एक लफ्ज है जो आया, स्टेरिलाइज्ड। और फिर उसको पैक किया जाता है छोटे छोटे वायल्स के अंदर, छोटे छोटे यूनिट, एक सिंगल वायल के अंदर आप एक टाइम उसके अंदर डाल देते हैं।
और फिर अगर तोड़ दिया, इस्तेमाल किया, फिर उसको फेंक देते हैं। ये अपने पूरे मेडिकल स्टोर में देखा हुआ है। सिंगल डोज कंटेनर, आपकी मेडिकल स्टोर में कुछ एंटीबायोटिक के पाउडर होते हैं, उसके साथ अपना पानी भी आता है। तो एक खास किस्म के ग्लास कंटेनर में उसको रखा हुआ है। वो जो ग्लास कंटेनर है वो ग्रेड 1 या 2 का होगा। ग्लास का भी अपना ग्रेड आता है, जिस तरह स्टील चादर का ग्रेड आता है, तो ग्लास का भी ग्रेड आता है। ग्लास ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के ग्लास में वो पानी डाला हुआ होता है, वन टाइम यूज के लिए, सिंगल, तोड़ दिया, डाल दिया, खत्म। तो इनकी क्वांटिटी 1 लीटर से आप ज्यादा नहीं बना सकते हैं, ये स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। उसके बाद है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ये पानी है स्टीराइल, इसके साथ आपने स्टीराइल तो क्या होगा, इसको भी स्टीराइल यानी हीट देकर मुख्तलिफ तरीकों से उसका जरासीम माइक्रोब अपने मार दिया होगा अच्छी तरीके से, स्टीराइल है। प्लस इसके अंदर नया चीज क्या आया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसमें कोई एंटीबायोटिक डाल डाल दिया जाता है। एंटीबायोटिक मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो भी जरासीम को मारता हो। यानी एक तो आपने उसको स्टेरलाइज किया था, हीट देकर आपने वो किया था, अब इसके अंदर आप कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी डाल देते हैं। तो अब ये जो पानी होगा इसका नाम होगा बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। इसका आप सिंगल भी बना सकते हैं, सिंगल मतलब थोड़ा एक ही बना लिया, मल्टीपल में भी जिसे आप बार बार निकाल सकते हैं। मल्टीपल डोज कंटेनर में भी आप इसको बना सकते हैं। और इसका जो ग्लास होगा वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वाला ग्लास में होगा। और इसका जो क्वांटिटी, इसको 30 ml से ज्यादा नहीं बना सकते वो, 1 लीटर से ज्यादा, ये 30 ml से आप ज्यादा नहीं बना सकते। ये मुझे पॉइंट्स इस बुक से मिले, मैं आपको बस अभी बता रहा हूँ। अब इसके बाद खाली बस आपने देखना है स्टीराइल वाटर फॉर इनहेलेशन। मेन वाटर वो होता है, ये वो वाटर है जिसको इनहेलेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन का मतलब क्या है, कि ये भी आप उसको डिस्टिल कर लेते हैं। जब ये लफ्ज आया वाटर फॉर इंजेक्शन, इसका मतलब आपने इसको डिस्टिल किया हुआ है, या आपने उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू आपने लिया हुआ है। जब ये लफ्ज आ गया तो ये आपने लिया होगा। एंड रेंडर्ड स्टेराइल, स्टेराइल किया होगा। नो एंटीमाइक्रोबियल, इसमें कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट नहीं होता। सो ये आपने जस्ट के साथ पॉइंट नोट करने हैं कि स्टीराइल वाटर फॉर इरिगेशन, अब ये सफाई के लिए है। स्टेरिलाइज्ड, ये स्टेरिलाइज्ड भी है, ये भी स्टेरिलाइज है। और एक खास कंटेनर में पे किया होगा, इसमें भी कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट नहीं है। तो इसका एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि स्टीलाइज वाटर फॉर इरिगेशन में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है या नहीं है, तो नहीं है। इसी तरह से स्टीराइल प्यूरिफाइड वाटर, ये आखिरी वाला है, स्टीराइल प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर आपने स्टूल में पढ़ा था ना, प्यूरिफाइड, यहाँ से, ये वाला, इधर आपने पढ़ा था ना वाटर पर, प्यूरिफाइड वाटर। यस दिस वन, बिल्कुल स्टार्ट प्यूरिफाइड। अभी देखो ना, प्यूरिफाइड वाटर उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर क्या स्टीराइल, आपने इसको भी अगर आप प्यूरिफाइड वाटर को भी स्टेरिलाइज करोगे तो फिर इसका नाम होगा स्टेराइल प्यूरिफाइड वाटर। इसके अंदर भी नो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट किसी में है ही नहीं, अगर है तो वो किस में है, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टीराइल प्यूरिफाइड वाटर के अंदर है, बैक्टीरियोस्टेटिक में। सो बस यहाँ तक ओके कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी खैर से।